स्वागत है आपका एसएससी वाला चैनल में। और जैसे कि आपको आज पता है कि हम क्लास 12 के पोल साइंस के चैप्टर 2 की स्टार्टिंग करने वाले हैं। और जो क्लास 11th जो थी उसकी मैंने मेसोपोटामिया का चैप्टर डाल दिया है, और ये क्लास 12 का ही मैंने हड़प्पा सभ्यता का चैप्टर डाल दिया है। कृपया करके आप वो वीडियो ज़रूर देखें। और इस क्लास 12 का चैप्टर 1 जो पोल साइंस का है उसको मैं नहीं करवा रहा हूँ, क्योंकि वो काफ़ी सारे बच्चों के सिलेबस में नहीं आ रहा है। इस कारण मैं चैप्टर 2 की स्टार्टिंग कर रहा हूँ। तो देखिए चैप्टर 2 में क्या पढ़ेंगे हम। इस अध्याय में हम सोवियत संघ के विघटन और शीत युद्ध की समाप्ति और एक ध्रुवीय विश्व के उदय पर चर्चा की गई है इस चैप्टर के अंदर। और यह वैश्विक राजनीति विशेष रूप से पूर्व सोवियत संघ के नए स्वतंत्र राज्यों पर इन घटनाओं के परिणामों का ही पता लगाता है। सबसे पहले याद रखना है आपको, हम दूसरे चैप्टर में सोवियत संघ के विघटन के बारे में पढ़ेंगे, शीत युद्ध की समाप्ति के बारे में पढ़ेंगे, और एक ध्रुवीय विश्व का उदय किस प्रकार से हुआ हम उस पर पढ़ने वाला है। तो सबसे पहली बात तो आप में से बहुत से बच्चे होंगे जिन्हें नहीं पता है कि सोवियत संघ क्या है या शीत युद्ध क्या है। तो ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको पहले इसे समझा देता हूँ। तो देखिए हुआ क्या, जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ, ठीक है, 1945 हम मान के चलते हैं, उसके बाद एक महाशक्ति उभरी जिसका नाम है अमेरिका। जिसका नाम क्या है? अमेरिका। और साथ ही अमेरिका के साथ द्वितीय विश्व युद्ध के बाद लगभग एक महाशक्ति और उभरी जिसका नाम था यूएसएसआर। जिसका नाम था यूएसएसआर, या हिंदी में से बोलते हैं सोवियत संघ। और इन दोनों के बीच में जो प्रतिस्पर्धा चली, हथियारों की होड़ चली, जो वैचारिक दौड़ चली, उसको ही शीत युद्ध का नाम दिया गया है। और यह शीत युद्ध सन 1991 में जाके ख़त्म होता है, 1991 में जाके ख़त्म होता है, जब इस यूएसएसआर का अंत होता है। तो इस तरीके से इसे बोलते हैं शीत युद्ध। और हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में किस तरीके से शीत युद्ध का अंत हुआ, क्योंकि सोवियत संघ का विघटन हो गया था। और जाहिर सी बात है, जब दो महाशक्तियों में से एक महाशक्ति का खात्मा हो जाएगा, एक महाशक्ति का विघटन हो जाएगा, तो बचेगा क्या? एक महाशक्ति, यानी कि एक ध्रुवीय विश्व बचेगा, जाके जो कि आज हम देखेंगे तो वो है अमेरिका यानी यूएसए। तो सबसे पहले तो हमें पढ़ना होगा सोवियत प्रणाली। ठीक है, तो सोवियत प्रणाली की कुछ विशेषताएं हैं। पहला है कि सोवियत संघ एक समाजवादी राज्य था। सोवियत संघ एक समाजवादी राज्य था जिसकी अर्थव्यवस्था केंद्रीकृत रूप से नियोजित थी। ध्यान से सुनिएगा, समाजवादी का मतलब क्या? देखिए, दो व्यवस्थाएं होती है या दो प्रणाली होती है, एक तो ये पूंजीवादी, एक होती है समाजवादी। पूंजीवादी में नाम से ही पता चल रहा है, जहाँ पूंजी पर अधिक जोर दिया जाता है, ठीक है। और समाजवादी में जहाँ समाज के बारे में अधिक जोर दिया जाता है, यानी जहाँ राज्य की प्रभुत्ता रहती है, यानी जहाँ राज्य अपनी भूमिका ज़्यादा निभाता है। और जो पूंजीवादी में जो अधिकतर जो राज्य की भूमिका कम होती है, और वहाँ पर उद्योगपति और पूंजी कमाने पर अधिक जोर दिया जाता है, ठीक है। तो पूंजीवादी विचारधारा का समर्थन करता था यूएस, और समाजवादी विचारधारा के जो पक्षकर करता था वो था सोवियत संघ। तो सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था केंद्रीकृत रूप से नियोजित थी, यानी प्लान्ड अर्थव्यवस्था होती थी। 5 ईयर प्लान जो हमारे मतलब कि भारत के अंदर अपनाया जाता है, वो 5 ईयर प्लान को हमने यूएसएसआर से ही लिया था, ठीक है। जब हम कहते हैं योजना आयोग के बारे में बात करते हैं, तो वो 5 ईयर प्लान की योजना बना के सोवियत संघ में काम होता था, यानी कि पूर्णतः समाजवादी राज्य था। कम्युनिस्ट पार्टी ने, और वहाँ पे यूएसएसआर में सिर्फ एक ही पार्टी का शासन होता था, वो थी कम्युनिस्ट पार्टी। और कम्युनिस्ट पार्टी ने सरकार, मीडिया और सभी प्रमुख निर्णयों को नियंत्रित कर रखा था। और वहाँ पे जो स्वतंत्रता भी नहीं दी गई थी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी नहीं दी गई थी यूएसएसआर में। और यह परमाणु हथियारों और मजबूत सेना वाला एक शक्तिशाली देश था। इसने स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार जैसी बुनियादी जो आवश्यकताएं थी प्रदान की। जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया कि समाजवादी व्यवस्था में राज्य की प्रमुखता होती है, और यही राज्य ही समाज के लिए सारी सुविधाएं उपलब्ध कराता है, जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार जैसी बुनियादी आवश्यकताएं प्रदान की। और इसमें एक बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र था तथा उद्योगों पर निजी स्वामित्व नहीं था। कहने का मतलब है कहने का मतलब है कि जो सोवियत संघ था वहाँ पे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र था, ठीक है, जो समाज के लिए कार्य करता था। और मेनली वहाँ पे जो राज्य का प्रभुत्व होता था, परंतु उद्योगों पर निजी स्वामित्व नहीं था, यानी कि कुछ करोड़पति या अमीर लोग, उद्योगपति, वो कुछ इंडस्ट्रीज पर कब्जा नहीं कर रखे थे। स्टेट्स का कंट्रोल होता था हर उद्योगों पर, ठीक है। तो ये विशेषता है, आप देख सकते हैं, ये विशेषता है सोवियत प्रणाली की। सोवियत प्रणाली में समस्याएं क्या है? अब देखिए, जो इसकी विशेषता है वही एक प्रकार से समस्याएं को उत्पन्न कर रही हैं। देखिए,
पहली बात, अगर जहाँ पे लोग अपनी अभिव्यक्ति नहीं कर पाएँगे, अपनी बातों को कह नहीं पाएँगे, इसका मतलब लोकतंत्र और राजनीतिक स्वतंत्रता का वहाँ अभाव होगा। बहुत सही। ये बात बिल्कुल सही है कि जहाँ पे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं है, वहाँ पे लोकतंत्र की कमी होगी और राजनीतिक स्वतंत्रता का अभाव होगा। ऊपर से एक ही पार्टी का शासन है। आर्थिक अकुशलता होगी और धीमी वृद्धि होगी। जहाँ पे उद्योगों पर राज्य का कब्जा होगा, यानी कि अधिकतर लोग निवेश नहीं करेंगे उद्योगों में, ठीक है? इस वजह से आर्थिक अकुशलता होगी और धीमी वृद्धि होगी। अति केंद्रित नौकरशाही ने ना भ्रष्टाचार को जन्म दिया। क्या हुआ देखिए, अति केंद्रित यानी वहाँ पे ब्यूरोक्रेसी पे कुछ ज़्यादा ही ज़ोर था और ब्यूरोक्रेसी में इतना ज़्यादा भ्रष्टाचार आ चुका था, करप्शन आ चुका था कि जिसने वहाँ पे अव्यवस्था फैला दी। और मैं आपको बताऊँगा कि यही पतन का एक कारण भी बनता है। अमेरिका के साथ हथियारों की होड़ ने संसाधनों को नष्ट कर दिया। देखिए, शीत युद्ध का प्रारंभ 1945 के बाद से हुआ लगभग, ठीक है? शीत युद्ध के बाद मैंने आपको बोला हथियारों का होड़, है ना? और वैचारिक संघर्ष चलने लग गया, जिसकी वजह से जितने भी संसाधन थे यूएसएसआर के, वो सब अमेरिका के साथ हथियारों की होड़ में नष्ट कर दिए। मतलब अमेरिका अगर कोई नए हथियार बना रहा है तो यूएसएसआर भी नए हथियार बनाएगा। इस तरीके से जितने भी संसाधन थे वो सारे के सारे यूएसएसआर ने नष्ट कर दिए। तो ये सब समस्याएँ थी। दूसरा है गोर्बाचेव के सुधार और सोवियत संघ का विघटन। गोर्बाचेव के सुधार और सोवियत संघ का विघटन की बात करें तो मिखाइल गोर्बाचेव और उनकी नीतियाँ सबसे पहले आती हैं। देखिए 1985 में 1985 में क्या हुआ, मिखाइल गोर्बाचेव वो कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव बने। कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव का मतलब होता है जो मेन हेड होते हैं, ठीक है? और मिखाइल गोर्बाचेव ने पेरेस्ट्रोइका यानी आर्थिक पुनर्गठन और ग्लास्तनोस्त यानी कि राजनीतिक खुलेपन की शुरुआत की। यानी इन्होंने बोला कि जो समस्याएं पहले से यूएसएसआर में विद्यमान है, तो उसके लिए इन्होंने क्या करा, एक तो आर्थिक पुनर्गठन करेंगे, यानी जाहिर सी बात है ये व्यापार को, आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए एक नीति अपनाएंगे, जो कि रशियन लैंग्वेज क्या है, पेरेस्ट्रोइका यानी आर्थिक पुनर्गठन करेंगे, और ग्लास्तनोस्त करेंगे यानी कि राजनीति में खुलापन थोड़ा देंगे, स्वतंत्रता वक्रता देंगे थोड़ा। ठीक है, तो इनकी 2 नीतियों को आप याद रखिएगा, ज़रूर आते हैं, ये बार-बार पेपर में आती हैं। ठीक है, तो 1985 में पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्ट की नीति की शुरुआत की किसने की? मिखाइल गोर्बाचेव ने, जो कि कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव बने थे। अब इन नीतियों का उद्देश्य सोवियत अर्थव्यवस्था का आधुनिकीकरण करना था, मॉडर्नाइजेशन करना था और अधिक कुशल बनाना था। हालाँकि इन सुधारों से कम्युनिस्ट पार्टी का नियंत्रण कमज़ोर हो गया, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है, जो लोग, मैं आपको अगर एग्ज़ाम्पल दूँ कि जो लोग अधिकारों के भूखे हैं, जिन्हें अधिकार नहीं दिए गए हैं, उन्हें अचानक से अधिकार दोगे तो वो लोग आपके ऊपर बहुत ज़्यादा भारी पड़ेंगे और उनकी माँगें बढ़ने लग जाएँगी। यही कहने का मतलब हुआ, और लास्ट में 1985 में जब इस सुधारों की लहर शुरू हुई तो लोगों को काबू में करने में यही सोवियत प्रणाली असमर्थ रही, जिसकी वजह से विखंडन आप देखेंगे सोवियत संघ का आगे होगा। तो इस प्रकार से देख सकते हैं, विघटन के कारण है, जिसको हम पार्ट सेकंड में करेंगे। उम्मीद है कि पार्ट 1 है जो इस चैप्टर का, वो एकदम क्लियर होगा आपको और एक-एक चीज़ क्लियर होगी। और सबसे अच्छा ये क्रिस्पी सा छोटा-सा नोट्स है जो बहुत अच्छे से आपको समझ आएगा। इस वीडियो को एक बार, 2 बार, आप बार-बार इस वीडियो को देखिए चला के। हम आगे मिलेंगे हमारे नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और सपोर्ट कीजिए।